हमारी बात हुई थी भाषा और लिपि को लेकर। लिपि के बारे में हम कह रही थी कि किसी भी भाषा की जो ध्वनि लिखित रूप या लिखित संकेत हैं, लिपि कहते हैं। हम कह सकते हैं कि किसी लिखित रूप लिपि चिन्ह कहलाता है। साथ ही हमने देवनागरी लिपि पढ़ी थी। सबसे पहले लिपि यानी लिपि क्या है? किसी भी भाषा के लिखित संकेत लिपि कहलाते हैं। अगर परिभाषा की बात करें कि लिपि, कामता प्रसाद गुरु ने कहा है कि लिखित भाषा में चिन्ह मान लिए कहलाते। पर इस रूप आते हैं। जाते से लिपि कामता प्रसाद गुरु ने क्या कहा कि लिखित भाषा के में जो मूल ध्वनियां हैं और उन ध्वनि के जो चिन्ह मान लिए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें वर्ण कहते हैं। और वर्ण के जिस रूप में यानी जिस तरीके से हम वर्ण को लिखते हैं वही क्या कहलाती है? वही उसकी लिपि कहलाती है। इसके बाद अगर भारतीय लिपियों की बात करें, आप लोग तो भारत में 3 लिपियां महत्वपूर्ण। अब हम बात करते हैं कि भारत में प्राचीन काल में कौन सी लिपियां भारतीय लिपि। पहले हमें प्राप्त होती सिंध और सेकंड नंबर पर प्राप्त होती है खरोष्टी लिपि। तीसरी महत्वपूर्ण जिसका हम विस्तृत अध्ययन करेंगे ब्राह्मी लिपि। यानी प्राचीन भाषाओं की अगर हम बात करें, प्राचीन भारत में या प्राचीन भाषाओं के जो साक्ष्य मिलते हैं उनमें हमें कितनी लिपियां प्राप्त होती हैं?
तो हमें मुख्यतः 3 लिपियां प्राप्त होती हैं। सबसे पहले सिंधु घाटी की लिपि, जो कि चित्रात्मक लिपि है, जो कि अभी तक जिसका हम अध्ययन नहीं कर पाए हैं। दूसरी है हमारी खरोष्टी लिपि और तीसरी है हमारी ब्राह्मी लिपि। खरोष्टी लिपि से हमारी दक्षिणी भाषाएं हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण हमारा अध्ययन होगा वो होगा ब्राह्मी लिपि के लिए, क्योंकि हम हिंदी भाषा के सापेक्ष में अध्ययन कर रहे हैं। आगे हम बात करते हैं कि ब्राह्मी लिपि के विकास को लेकर के जो भाषा विज्ञानी रहे ये क्या क्या मत थे। ब्राह्मी लिपि के विकास के विषय विकास विद्वानों के यानी जो ब्राह्मी लिपि है, हिंदी की जो लिपि है, उसके विषय में विद्वानों के क्या क्या मत रहे, इसके बारे में सबसे पहले जानेंगे। तो पूर्ण 3 मत हैं, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। सबसे पहले जो आता है वो प्रोफेसर बुलर के अनुसार, डॉक्टर के अनुसार, अर्थात डॉक्टर बुलर ने क्या कहा कि ब्राह्मी लिपि का जो विकास हुआ है वो कैसे हुआ है। तो डॉक्टर बुलर ने कहा कि भारतीयों ने सामी लिपि के आधार पर, सामी लिपि के आधार पर, लिपि के आधार पर 500 ईसा पूर्व ईसा ब्राह्मी ब्राह्म निर्माण किया। ब्राह्मी लिपि के विकास के मतलब सबसे महत्वपूर्ण, सबसे ज्यादा एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण कथन है वो है डॉक्टर बुलर का। डॉक्टर बुलर ने क्या कहा? डॉक्टर बुलर ने कहा कि 500 ईसा पूर्व भारतीयों ने किससे, सामी लिपि से ब्राह्मी लिपि का निर्माण किया। इसके बाद नेक्स्ट की बात करते हैं कि अगला मत, दूसरे मत में सबसे महत्वपूर्ण आता है कनिंघम। कनिंघम के अनुसार कनिंघम ने क्या कहा? कनिंघम ने कहा कि आर्यों सी प्राचीन चित्रलिपि, प्राचीन चित्रलिपि के आधार के पर ब्राह्मी लिपि का आधार पर ब्राह्मी का विकास किया। तीसरा महत्व, एडमर के अनुसार, एडमर
थॉमस के अनुसार, एडमंड थॉमस ने कहा ब्राह्मी लिपि ब्राह्मी का निर्माण द्रविड़ों ने ब्राह्मी लिपि के विकास के संबंध में महत्वपूर्ण एग्जाम की दृष्टि से 3 मत हैं। सबसे पहले किसका मत आता है? डॉक्टर बुलर का। डॉक्टर बुलर ने कहा कि भारतीयों ने सामी लिपि के आधार पर 500 ईसा पूर्व इसका विकास किया, ब्राह्मी लिपि का विकास किया। डॉक्टर बुलर ने एक बात और कही थी, उन्होंने कहा था कि जो ब्राह्मी लिपि है उसमें कुल, आप टिप्पणी या नोट पॉइंट करके लिख सकते हो कि ब्राह्मी लिपि में जो कुल वर्णों की संख्या है वो कितनी? 41। ब्राह्मी लिपि के अनुसार, सॉरी, डॉक्टर बुलर के अनुसार ब्राह्मी लिपि में कुल वर्णों की संख्या, कुल अक्षर कितने हैं? 41 अक्षर, और इनमें से 9 स्वर हैं। 9 स्वर हैं और 32 व्यंजन हैं। यानी ब्राह्मी लिपि के विकास क्रम की यदि हम बात करें कि ब्राह्मी लिपि का विकास कहाँ, तो सबसे महत्वपूर्ण मत है वो है डॉक्टर बुलर का। डॉक्टर बुलर ने ये कहा कि 500 ईसा पूर्व जो भारतीय थे उन भारतीयों ने क्या किया, सामी लिपि के आधार पर एक लिपि का निर्माण किया, और वही लिपि क्या कहलाई? वही लिपि ब्राह्मी लिपि कहलाई। एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि डॉक्टर बुलर के अनुसार ब्राह्मी लिपि में कितने वर्ण हैं, तो डॉक्टर बुलर के अनुसार ब्राह्मी लिपि में कुल वर्ण अक्षर जो है कितने हैं? 41, यानी कि 41। उन 41 अक्षरों में 9 स्वर और 32 व्यंजन हैं। इसके बाद में दूसरा जो मत है वो है कनिंगम के अनुसार। कनिंगम क्या कहते हैं? तो कनिंगम ने कहा कि आर्यों ने किसी चित्रलिपि के आधार पर, प्राचीन चित्रलिपि, हालांकि एक प्राचीन चित्रलिपि हम सिंधु घाटी की सभ्यता में जो लिपि हमें मिली पाते हैं वो भी चित्रलिपि है। उन्होंने कहा कि आर्यों ने किसी चित्रलिपि के आधार पर ब्राह्मी लिपि का विकास किया है। इसके बाद एडमंड थॉमस ने कहा कि जो ब्राह्मी लिपि है वो किसने बनाई है या किसने उसका निर्माण किया है? द्रविड़ों ने किया है। कई बार क्या होता है एग्जाम में, आजकल पेयरिंग वाले क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं, तो वो हो सकता है वो आपसे पूछ ले, एक तरफ 3 नाम दे और एक तरफ आपको बता दे किस आधार पर। जैसे मान लीजिए उसने एक तरफ ऑप्शन में दे दिया डॉक्टर बुलर, कनिंगम और एडमंड थॉमस, और दूसरी तरफ आपको दे दिया आर्यों ने चित्रलिपि के आधार पर, द्रविड़ों ने किया, या जैसे ब्राह्मी लिपि का विकास किसने किया? आर्यों ने किया और द्रविड़ों ने किया, या भारतीयों ने किया। तो भारतीय शब्द का जो प्रयोग किया था वो डॉक्टर बुलर ने किया था, आर्य शब्द का जो प्रयोग किया था कनिंगम ने किया था, और द्रविड़ों के लिए शब्द ब्राह्मी लिपि के विकास के लिए जिसका प्रयोग किया वो एडमंड थॉमस ने किया। इतनी सी बात समझ में आ रही है? आप लोग नोट कर लीजिए, और लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहे वो स्क्रीन ले लें आगे ऑनलाइन में। कर लिया? आगे बढ़े। अब हम बात करते हैं कि ब्राह्मी लिपि का विकास किस तरीके से। ये तो हो गया कि ब्राह्मी लिपि किस किस तरीके से वर्तमान में जो हमें देवनागरी के रूप में मिलती है वो किस तरीके से मिलती है। तो हम एक डायग्राम से समझते हैं। ब्राह्मी लिपि, ऐसा माना जाता है कि ब्राह्मी लिपि का विकास कब हुआ?
गुप्त काल में हो सकता है। आपसे कई बार क्वेश्चन पूछ ले कि ब्राह्मी लिपि का जो विकास है वो हमें कहाँ से मिलता है, गुप्त काल से मिलता है। गुप्त काल के बाद ब्राह्मी लिपि दो भागों में डिवाइडेड हुई, दक्षिणी ब्राह्मी, कहीं आपको शब्द मिलेगा दक्षिणी ब्राह्मी, या हो सकता है आपको एक शब्द मिल जाए दक्षिणी शैली, और दूसरा भाग था वो था उत्तरी ब्राह्मी। इसके लिए भी हमें शब्द प्राप्त हो जाता है कहीं दक्षिणी शैली। दक्षिणी ब्राह्मी की या दक्षिणी शैली की हम बात करते हैं तो इससे हमें जो महत्वपूर्ण भाषाएं मिलती हैं, हमें मिलती हैं तेलुगु, जिन्हें हम द्रविड़ परिवार की भाषाएं भी कहते हैं, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ और तमिल। और उत्तरी लिपि की अगर हम बात करें कि उत्तरी लिपि क्या आती है, तो उत्तरी लिपि सबसे पहले, और जैसे दक्षिणी लिपि पहले तीन लिपियों में डेवलप हुई, तेलुगु, तमिल और कन्नड़ में, लेकिन उत्तरी लिपि जो विकसित हुई वो हुई हमारी गुप्त लिपि की लिपि। और उसके बाद में कालांतर में यानी समय के बाद में जो गुप्त लिपि थी वो हमारी डेवलप हुई सिद्ध मातृका या कुटिल लिपि में, सिद्ध मातृका, या इसी को एक और नाम दिया गया कुटिल लिपि या कुटिला लिपि भी कहीं कहीं मिल जाता है, कुटिल लिपि, लिपि। कुटिल लिपि पुनः दो भागों में विभाजित हुई। सबसे पहले देवनागरी लिपि, नागरी लिपि और शारदा लिपि। अब अगर हम बात करें कि हमें जो नागरी लिपि थी या देवनागरी लिपि थी, इसका एक और नाम हमें कहीं कहीं मिलता है नागरी लिपि के नाम से, यानी सिर्फ हमें क्या भी मिल सकता है, नागरी लिपि भी मिल सकता है। तो नागरी लिपि फिर पुनः दो भागों में डिवाइडेड होकर हमें मिलती है। सबसे पहले हमें प्राप्त होती है पश्चिमी शाखा, यानी इसके दो भाग हुए, पश्चिम शाखा, और दूसरा बना इसका शाखा। जो पश्चिमी शाखा थी उसमें हमारी भाषाएं जो मिलती हैं या जो हमें वर्तमान में भाषाएं प्राप्त होती हैं, सबसे पहले हमें मिलती है देवनागरी, के बाद हमें मिल नेक्स्ट हमें प्राप्त होती है गुजराती, और इसी में हमें प्राप्त होती है गुजराती के महाजन, कैथी। और अगर हम बात करें कि हमें पूर्वी शाखा में कौन कौन सी भाषा मिलती है, तो में हमें बांग्ला,
हम बंगाली भी कहते हैं। इसके अलावा हमें प्राप्त होती है असमिया, असमीन, प्राप्त होती है क्रिया लिपि। और अगर हम बात करें कि शारदा लिपि में हमें कौन कौन सी लिपियां प्राप्त होती हैं, शारदा लिपि में हमें प्राप्त होती है और गुरुमुखी के बाद जो हमें प्राप्त होती है कश्मीरी, कश्मीरी के बाद में लहंदा, टाकरी। आप लोग लिख। जो ब्राह्मी लिपि हमें, यानी ब्राह्मी लिपि के विकास के बारे में हमने 3 मत देखे थे, फुलर, कनिंगम और एडमंड थॉमस। इसके अलावा जो ब्राह्मी लिपि थी वो हमें मूल रूप से कहाँ से प्राप्त होती है, तो हमें गुप्त काल से प्राप्त होती है। ब्राह्मी लिपि कालांतर में समय के पश्चात 2 महत्वपूर्ण भागों में डिवाइडेड हुई। दक्षिणी ब्राह्मी या दक्षिणी शैली के नाम से भी हमें कहीं कहीं शब्द प्राप्त होता है, और उत्तरी ब्राह्मी। दक्षिणी ब्राह्मी से हमें जो लिपि मिलती है वो तेलुगु, कन्नड़ और तमिल प्राप्त होती हैं। और गुप्त लिपि से जो हमें यानी उत्तरी लिपि थी, दक्षिणी लिपि से 3 गई, और उत्तरी लिपि से जो आगे विभाजित हुई वो किसमें हुई, गुप्त लिपि में। गुप्त लिपि आगे कालांतर में जिसमें परिवर्तित हुई समय के साथ साथ, वो किसमें हुई, सिद्ध मात्रिका या कुटिल लिपि में। यानी सिद्ध मात्रिका शब्द भी मिल सकता है और कुटिल लिपि भी मिल सकता है। कुटिल लिपि या सिद्ध मात्रिका फिर 2 भागों में डिवाइडेड हुई, देवनागरी लिपि और शारदा लिपि में। देवनागरी लिपि के 2 भाग में मिलते हैं, पश्चिमी शाखा और पूर्वी शाखा। पश्चिमी शाखा में जो लिपियां मिलती हैं वो सबसे पहले, यानी जहां नागरी लिपि, यहाँ पे कहीं कहीं हमें सिर्फ नागरी शब्द भी मिल जाता है। देवनागरी, राजस्थानी, गुजराती, महाजनी, कैथी। और पूर्वी शाखा से हमें जो मिली वो बांग्ला, असमिया, उड़िया मिली। शारदा लिपि, यानी कि जो कि सिद्ध मात्रिका का दूसरा भाग था, एक तरफ नागरी था, दूसरी तरफ शारदा लिपि था, तो शारदा लिपि से हमें प्राप्त हुई गुरमुखी, कश्मीरी, कश्मीरी, लहंदा और टाकरी। इस तरीके से हमारी लिपियों का जो ब्राह्मी लिपि का विकास क्रम तो हमने कल देखा था, जिसमें हमने पाया था चित्र लिपि, सूत्र लिपि, प्रतीक लिपि, भाव लिपि, ध्वनि लिपि, फिर ध्वनि लिपि को अक्षरात्मक और वर्णात्मक में लिया था। तो ब्राह्मी लिपि हमारी अक्षरात्मक है। आज हमने जो बात की वो किस पर बात की, हमारी ब्राह्मी लिपि के विकास क्रम पर। तो आप फटाफट से इसे बना लीजिए। बना लिया ऑनलाइन में जो लोग। अब हम बात करते हैं कि जो ब्राह्मी लिपि है वो वर्तमान में हमें जिस रूप में प्राप्त होती है वो पहले से तो प्राप्त नहीं थी, यानी उसके सुधार में उसमें बहुत सारी हमने विशेषताओं की तो बात कर ली थी कि वैज्ञानिक लिपि है, इसमें एक ध्वनि के लिए एक वर्ण है, एक वर्ण के लिए एक ध्वनि है, और इसके अलावा लचीली विधि है। इसके साथ ही लेकिन वर्तमान में हमें जिस परिप्रेक्ष्य में प्राप्त होती है उसमें बहुत सारी चेंजिंग भी किए गए, लेकिन बहुत सारे सुधार किए गए। तो महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बनता है कि ब्राह्मी लिपि के लिए जो सुधार किए गए वो कौन कौन से सुधार थे। तो ब्राह्मी लिपि के सुधार में जो सबसे पहले काम किया वो सर्वप्रथम महादेव गोविंद रनाडे थे। एक नाम, महत्वपूर्ण नाम निकल कर आता है, महादेव गोविंद महादेव रनाडे। सबसे पहले जो नाम हमें लिपि सुधार में आता है, और इसके अलावा कुछ महाराष्ट्रीय विद्वान थे, इन्होंने एक समिति बनाई थी, उस समिति का नाम था महाराष्ट्र समिति, महाराष्ट्र साहित्य परिषद। इनकी एक समिति कौन सी, महाराष्ट्र साहित्य परिषद।
यानी ब्राह्मी लिपि, सॉरी, देवनागरी लिपि में जो सुधार किए गए उन सुधारों में सबसे पहले जो हमें नाम मिलता है कि कहाँ से हमें सुधारों की आरंभ होता है, तो सबसे पहले भाषा विज्ञानी में महादेव गोविंद रनाडे और कुछ महाराष्ट्र के भी विद्वान थे, भाषा विद्वान थे, उन्होंने एक समिति का गठन किया। उस समिति का नाम था महाराष्ट्र साहित्य परिचय। इसके अलावा लोकमान गंगाधर तिलक भी आते हैं, उनका भी नाम आता है। कई बार पूछ लेता है कि लोकमान गंगाधर तिलक ने भी किया, उन्होंने एक तिलक फॉन्ट नाम से दिया। इन्होंने बहुत सारे सुझाव दिए, जैसे इन्होंने कहा कि हमें स्वर के चिन्हों को हटा देना चाहिए, जो बहुत सारी चीजें बनी, या जो फॉन्ट्स हैं वो बहुत ज्यादा हैं, उनको किस तरीके से लिखा जाना चाहिए। लेकिन इनके द्वारा जो फॉन्ट सुझाव दिए गए वो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बहुत ज्यादा प्रासंगिक नहीं थे, इसलिए अब परिषदों के अलावा कुछ व्यक्तिगत स्तर पर भी लिपि सुधारों के लिए, हमारी ब्राह्मी लिपि के, देवनागरी लिपि के सुधार के लिए प्रयास किए गए। उन प्रयासों में जो सबसे पहले नाम आता है, यहाँ पर आप लोग पॉइंट वाइज लिख लीजिए कि सर्वप्रथम महादेव गोविंद रानाडे, सर्वप्रथम महादेव गोविंद रानाडे व महाराष्ट्रीय विद्वानों के द्वारा एक लिपि सुधार समिति का गठन किया गया जिसका नाम महाराष्ट्र साहित्य परिषद था। इसका नाम महाराष्ट्र साहित्य परिषद। नेक्स्ट पॉइंट, लोकमान्य तिलक ने तिलक ने 1904 से 1924 तक 1904 से 1924 तक लिपि सुधार के लिए 190 फॉन्ट 190 लोकमान्य तिलक ने 1904 से 24 तक 190 तैयार किए यह फॉन्ट यह कौन से 190 फॉन्ट, यह फॉन्ट तिलक टाइप कहलाए। लोकमान्य तिलक ने 1904 से 1924 तक 190 फॉन्ट तैयार किए, और ये फॉन्ट कौन से थे? ये फॉन्ट थे देवनागरी लिपि में सुधार करने के लिए, उसमें क्या क्या चेंजिंग चाहिए, और वो 190 फॉन्ट क्या कहलाए? 190 फॉन्ट तिलक टाइप कहलाए। नोट कर लिया? इसके अलावा जैसे कि मैंने कहा, कुछ व्यक्तिगत स्तर पर भी काम किए गए लिपि सुधार के, इसमें हमें महात्मा गांधी, विनोबा भावे, काका कालेलकर के नाम आते हैं। जैसे कि काका कालेलकर ने एक सुझाव दिया था कि हमें जितने भी स्वर हैं, यानी वर्तमान में हम कितने स्वर पढ़ते हैं? हम 11 स्वर पढ़ते हैं, अ आ इ उ। तो उन्होंने ये कहा, काका कालेलकर ने, कि जो आ है हमें सिर्फ वही रखना चाहिए, और क्या करना चाहिए कि इसी यहाँ पर सारी बाकी स्वरों की मात्रा लगा देनी चाहिए। यानी किस तरीके से उन्होंने ये कहा कि आ पर ही अन्य स्वर की मात्रा, इस तरह से आ है, अगर हमें बड़ा आ लिखना है तो हम इस तरीके से लिख सकते, अगर आ लिखना है तो हमें इस पर ही मात्रा लगा देनी चाहिए, और अगर बड़ी की मात्रा है तो, यानी काका कालेलकर ने ये कहा। और लिख देती हूँ, जैसे काका कालेलकर का कहना था कि जो स्वर हैं उनको अतिरिक्त लिखने की हमें आवश्यकता नहीं है, बल्कि क्या करें, हम स्वर में सिर्फ एक ही अक्षर को लें, और वो अक्षर कौन सा हो? वो हो आ, और इसके बाद हमें जितने भी स्वरों का उच्चारण करना है उस पर क्या करें, हम आ की मात्रा उस पर लगाते चले जाएं।
किसी बात समझ में आई तो नोट कर लीजिए। काका कालेलकर ने सुझाव दिया, काका कालेलकर ने देवनागरी लिपि सुधार के लिए सुझाव दिया कि आ स्वर को छोड़कर, आ स्वर को छोड़कर, आ स्वर को छोड़कर अन्य स्वर की मात्राएं या अन्य स्वर को हटा देना चाहिए, अन्य स्वर को हटा देना चाहिए और उनकी मात्राएं और उन आ पर ही लगानी चाहिए और उनकी मात्रा आ पर ही लगनी चाहिए। से आप पूरा लिखना चाहे तो पूरा लिख सकते। आ है, आ और आ ही हो गया, के आगे आप उदाहरण के लिए लिख लीजिए कि किस तरह से उन्होंने बताया। लिपि, इसके आगे अगला जो सुधार महत्वपूर्ण सुधार है जिसको वर्तमान में मान भी रहे हैं, और बाबू श्याम सुंदर दास का, बाबू श्याम सुंदर दास, इन्होंने क्या कहा, बाबू श्याम सुंदर दास ने कहा कि जो 5 वर्ण होते हैं, अनुनासिक जो 5 वर्ण है, अनुनासिक वर्ण कौन से हैं? स्पर्श व्यंजनों में जो 5वां वर्ण होता है उसे क्या कहते हैं? अनुनासिक। बाबू श्याम सुंदर दास ने कहा कि ये जो 5 अनुनासिक वर्ण हैं, इनको अनुस्वार से इंगित करो। किससे इंगित करो? अनुस्वार से। और अनुस्वार का मतलब क्या है? ऊपर एक बिंदी लगा दो। यानी बाबू श्याम सुंदर दास ने कहा था, इसको वर्तमान में भी माना जाता है और कई बार एग्जाम में वनडे टेस्ट में भी पूछा गया है कि बाबू श्याम सुंदर दास ने क्या पूछ लेता है कि किसने ये सुझाव दिया कि पंचम वर्ण को या अनुनासिक वर्ण को अनुस्वार से इंगित किया जाना चाहिए, तो किसने दिया? बाबू श्याम सुंदर दास ने। तो आप नोट कर लीजिए, डॉक्टर बाबू श्याम सुंदर दास ने, डॉक्टर बाबू श्याम सुंदर दास ने पंचम वर्ण को, पंचम वर्ण को, पंचम वर्ण को अनुस्वार से, अनुस्वार से इंगित करने का सुझाव दिया, अनुस्वार से इंगित कर। आप उदाहरण के लिए समझना चाहें, जैसे अगर हम अंक लिखते हैं, अंक कैसे लिखा जाएगा? ऐसे। लेकिन बाबू श्याम सुंदर दास ने क्या कहा कि अंक को ऐसे लिखने के बजाय किस तरीके से लिखें? ऐसे लिखें, जिसको कि हम वर्तमान में लिखते भी हैं। अंक हम ऐसे तो लिखते हैं, लेकिन अगर व्याकरण की दृष्टि से देखा जाए तो का के बाद से पहले अनुस्वार आ रहा है, तो यानी इसमें क्या होगा? आधा होगा, यानी क ख ग घ। तो अंक को ऐसे ना लिख कर ये लिखेंगे तो थोड़ा टफ होगा, पढ़ना कठिन होगा। तो उन्होंने कहा कि इस तरीके से लिखा जाए। वर्तमान में हम इस तरीके से लिखते हैं। यानी ये महत्वपूर्ण सुझाव था, तो नोट कर लिया। यानी डॉक्टर बाबू श्याम सुंदर दास ने क्या कहा कि पंचम वर्ण को या अनुनासिक वर्ण को किससे इंगित किया जाना चाहिए? अनुस्वार से इंगित किया जाना चाहिए। अगले सुझाव की बात करें, एक और नाम आता है डॉक्टर गोरख प्रसाद का। उन्होंने ये कहा कि जितनी भी मात्राएं होती हैं, जैसे हम स्वर की मात्राएं लगाते हैं, जैसे मान लेते हम एग्जाम्पल के तौर पे समझ लेते हैं, हालांकि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण तो नहीं है। जैसे का वर्ण है, हम का पर समझते हैं स्वर की मात्राएं, तो का पर हमें बड़ा की मात्रा लगानी होगी तो इस तरीके से लगाएंगे,
छोटी ई की लगानी होगी तो इस तरीके से लगाएंगे, बड़ी ई की लगाएंगे तो इस तरीके से लगाएंगे, अगर छोटे ऊ की मात्रा होगी तो इस तरीके से लगाएंगे, और बड़े ऊ की मात्रा होगी तो कैसे लगाएंगे, ऐसे लगाएंगे। यानी मात्राओं को और ए की लगाते हैं तो किस तरीके से लगाते हैं, इस तरीके से लगाते हैं। ओ की लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे, ऐसे लगाएंगे। इन्होंने क्या कहा, किसने, गोरख प्रसाद ने, डॉक्टर गोरख प्रसाद ने कहा कि हम जो मात्राएं लगाते हैं ना, कोई मात्रा दाएं, कोई बाएं, कोई ऊपर, कोई नीचे, हमें ये सारी चीजें हटा देनी चाहिए। हमें क्या करना चाहिए कि सारी की सारी मात्राएं दाहिने ओर ले जानी चाहिए, अपने दाहिने तरफ, यानी अक्षर अपने दाहिने की तरफ से मतलब हमें वर्ण के दाहिने तरफ लगानी चाहिए। लेकिन बहुत अजीब, मतलब अजीब से, मतलब ये सुझाव माना नहीं गया, और जो माने नहीं था इसीलिए वो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भी नहीं है। एक महत्वपूर्ण सुझाव आता है जो एग्जाम की दृष्टि से, नाम लिख लीजिए, श्रीनिवास दास। श्रीनिवास दास, इनका सुझाव बहुत महत्वपूर्ण, हालांकि ये भी माने नहीं है। श्रीनिवास, इन एग्जाम में पूछ लेता है ये, निवास दास। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि जो हम अल्प प्राण महाप्राण पढ़ते हैं, यानी जैसे हमने पढ़ा क, ये हमारा अल्प प्राण है, उसके बाद क्या आता है क, तो ये महाप्राण है, उसके बाद क्या आएगा ग, ये अल्प प्राण है, उसके बाद क्या आएगा क। तो इन्होंने ये कहा कि हमें क्या करना चाहिए कि जो महाप्राण वाली ध्वनियां हैं पूरी वर्णमाला में, उनको हटा देना चाहिए। जैसे इंग्लिश में होता है ना, जैसे हमें का लिखना है तो हम क्या लिखेंगे के, और खा लिखना है तो क्या लिखेंगे के एच, अगर गा लिखना है तो क्या लिखेंगे जी, और गा लिखना है तो क्या लिखेंगे एच। यानी अल्प प्राण को महाप्राण हम कैसे बनाते हैं, एच लगा करके बनाते हैं। तो इन्होंने भी क्या कहा कि जितनी भी महाप्राण ध्वनियां, इनको क्या कर दें, इनको तो हम हटा दें अपनी वर्णमाला से, और जो अल्प प्राण ध्वनियां हैं उन्हीं में कोई भी एक ऐसा चिन्ह लगा दें। जैसे मान लीजिए हमें जब का को अल्प प्राण में लिखना है तो हम ऐसे लिख दें, महाप्राण में लिखना है तो मान लीजिए हमने एक ये चिन्ह लगा दिया, मान लेते हैं। उन्होंने ये कहा, उन्होंने कोई चिन्ह नहीं बताया, पर उन्होंने ये कहा कि अल्प प्राण ध्वनियों को हटा देते, अल्प प्राण ध्वनियों को रहने देते हैं वर्णमाला में, महाप्राणों को हम हटा देते हैं। और महाप्राण जैसे हमें बोलना होगा तो उसके लिए क्या करेंगे, हम अल्प प्राण ही लिखेंगे, लेकिन उसके नीचे कोई चिन्ह लगा देंगे। लेकिन चिन्ह उन्होंने ये नहीं बताया क्या लगाना, ये तो बस मैंने समझाने के लिए बता दिया, क्योंकि हम छंद में पढ़ते हैं। तो नोट कर लीजिए, श्रीनिवास दास ने, ये काशी के थे, हालांकि कभी पूछा नहीं जाता। श्रीनिवास दास ने सुझाव दिया कि, सुझाव दिया कि देवनागरी लिपि से महाप्राण ध्वनियों को हटा दिया जाए, देवनागरी लिपि से महाप्राण ध्वनि हटा दिया जाए, महाप्राण ध्वनि को हटा दिया जाए, उनके स्थान पर, उनके अर्थात महाप्राण, उनके स्थान पर अल्प प्राण ध्वनियों में ही, अल्प प्राण ध्वनियों में ही किसी विशेष चिन्ह की व्यवस्था की जाए, किसी अल्प प्राण ध्वनियों में ही किसी विशेष चिन्ह की व्यवस्था की जाए। विशेष चिन्ह की व्यवस्था की जाए। नोट कर लिया, आगे बढ़े। चलिए, इसके बाद में एक समिति बनाएगी 5 अक्टूबर 1941 को, यानी हिंदी साहित्य सम्मेलन ने, समिति साहित्य सम्मेलन, हिंदी साहित्य सम्मेलन ने एक समिति बनाई, और समिति कब बनाई, समिति का टाइम पूछ लेता है 5 अक्टूबर 1941। हिंदी साहित्य सम्मेलन के द्वारा एक समिति बनाएगी 5 अक्टूबर 1939 को, और ये समिति किसके लिए बनी थी, लिपि सुधार के लिए। तो इस समिति ने भी बहुत सारे सुझाव दिए। तो पहले नोट लीजिए, हिंदी साहित्य सम्मेलन के द्वारा, हिंदी साहित्य सम्मेलन के द्वारा, के द्वारा लिपि सुधार के लिए, लिपि सुधार के लिए
एक समिति का गठन एक समिति का गठन 5 अक्टूबर 1941 को किया गया। लिपि सुधार के लिए एक समिति का गठन 5 अक्टूबर 1941 को लिपि सुधार के लिए एक समिति का गठन किया गया। अब इस समिति ने क्या क्या सुधार दिए? इस समिति के ना 3 महत्वपूर्ण सुधार थे। पहला क्या था? हालांकि हम मान नहीं रहे लेकिन पूछ लेता है। तो पहला सुधार ये था कि इन्होंने क्या कहा था, नहीं इन्होंने से मतलब इस समिति के जो लोग थे, जिस समिति में जो कुछ लोग बनाए गए, उन्होंने ये कहा कि जब भी हम कोई वर्ड लिखते हैं, जैसे मान लीजिए हम का से समझ लेते हैं, हमने लिखा क, और हम क्या करते हैं कि अगर हमें का पर ऊ की मात्रा लगानी हो या का पर हमें ई की मात्रा लगानी हो तो हम कैसे लगाते हैं? इस तरीके से। तो इनका पहला सुझाव ये था कि हमें ऐसे नहीं लिखना है। हमें क्या करना है कि हमें पहले एक वर्ड लिखना है और उस वर्ड पर हम जो भी मात्रा लगाएंगे उस वर्ड से थोड़ा सा दूर हटकर लगाएंगे, थोड़ा सा दूर। यानी एक और मात्रा से, जैसे मान लीजिए मैंने माप लिया एक अक्षर, एक दूसरे अक्षर से समझ, और माँ पर मुझे मान लीजिए लगानी है छोटे ऊ की मात्रा, तो अब मैं क्या करूंगी इस समिति के अनुसार कि इसको यहां लगाऊंगी, अक्षर को सेपरेट रखेंगे। हालांकि अगर हम इस बात को इस अभी परिदृश्य देखें तो हमें अजीब ही लगेगा कि हम इस तरह से नहीं लिखते, समिति का मान्य नहीं था। अच्छा, दूसरा सुझाव इन्होंने क्या दिया? दूसरा सुझाव इन्होंने दिया कि जो छोटी ई और बड़ी ई की मात्राएं हैं, किस किस की मात्राएं? छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा। तो हम छोटी की मात्रा कैसे लगाते हैं? किसी भी वर्ड से पहले लगाते हैं, हाँ या ना? और बड़ी की मात्रा कैसे लगाते हैं? किसी भी वर्ड के बाद में लगाते हैं। ऐसे मामले इन्होंने कहा ऐसा नहीं करना है कि भाई एक आगे एक पीछे, हम एक काम करते हैं, हम दोनों मात्राओं को एक ही तरह से लगाते हैं। लेकिन करना क्या है कि जो छोटी ई की मात्रा है उसकी जो पाई है, जो खड़ी पाई है, ये वाला जो डंडा है, मात्रा तो भाई ऊपर वाली है, तो जो पाई है ना छोटी ई की मात्रा की पाई को हम क्या करते हैं कि इसको थोड़ा सा भीतर की तरफ, ऐसे नहीं लगाने को बोला था, ऐसे बोला, इसको थोड़ा सा भीतर की तरफ मोड़ देंगे हल्का सा, और जो बड़ी की मात्रा होगी उसको क्या करेंगे थोड़ा सा बाहर की तरफ। तो दूसरा सुझाव इनका ये था। पहला सुझाव क्या था कि अक्षर लिखने हैं, अक्षर के बाद में मात्रा लगानी है। दूसरा सुझाव क्या था? दूसरा सुझाव ये था कि छोटी और बड़ी की मात्रा को क्या करेंगे कि हम दो अलग अलग तरीके से नहीं लगाना है, हमें क्या करना है कि छोटी की मात्रा को थोड़ा सा भीतर की तरफ और बड़ी की मात्रा को थोड़ा सा बाहर की तरफ मोड़ देंगे। तीसरा सुझाव इन्होंने क्या दिया? तीसरा सुझाव इन्होंने दिया जैसे हम संयुक्त अक्षर लिखते हैं, तो संयुक्त अक्षर हम कैसे लिखते हैं? जैसे मान लीजिए मैंने एक शब्द लिखा, हमारा संयुक्त अक्षर है। संयुक्त अक्षर क्या होते हैं? एक स्वर वर्ण पर दो व्यंजन। तो इन्होंने क्या कहा कि जो पहला वाला अक्षर आधा अक्षर है उसे हम पूरा दिखाएंगे। जैसे हम इसको कैसे लिखते हैं? हम इसको लिखेंगे ऐसे। भाई अगर इसको हमने ब्रेक किया तो क्या होगा? आधा पा, फिर रा, और उसके बाद ए, ऐसे ही मामला होगा। लेकिन इन्होंने कहा इसको ऐसे नहीं लिखेंगे हम, जो संयुक्त जितने भी कोई भी, ये तो चलो मान लीजिए हमारी वर्णमाला में नहीं है, हम एक अक्षर ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एक शब्द ले लिया क्षेत्र। अब इसको उन्होंने क्या कहा, यानी उन्होंने से मतलब इस समिति के लोगों ने क्या कहा कि हम क्षेत्र को कैसे लिखेंगे? अब इसमें क्या है? पहले है आधा का, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, ऐसे। छा में आधा का है तो आधे का को पहले लिखेंगे, और त्रा में आधा ता है तो पहले ता लिखेंगे। यानी 3 महत्वपूर्ण सुझाव थे। पहला कि मात्राओं को हटाकर लगाएंगे, दूसरा ई की मात्रा में परिवर्तन करेंगे, और तीसरा इन्होंने सुझाव क्या दिया कि भाई क्या करेंगे कि हम जो संयुक्त अक्षर हैं उनको जो पहला वाला मूल अक्षर उसे पहले लिख देंगे। हालांकि हिंदी साहित्य सम्मेलन की समिति ने जितने भी सुझाव दिए वो एक भी सुझाव मान्य नहीं किए गए। इसके अलावा जो एक और महत्वपूर्ण और काका कालेलकर तो ये भी कहते हैं कि जो ये समिति थी उनका सुझाव क्या था? उनका सुझाव ये था कि हम छोटा आ को रखेंगे, बाकी सारे वर्णों को हटा देंगे।
यानी बाकी स्वर वर्णों की मात्रा, जैसे हमें छोटी ई बनानी है तो हम क्या करेंगे, आ पर ही छोटी ई की मात्रा लगा देंगे, आ पर ही ए की मात्रा लगा देंगे, आ पर ही हम रि की मात्रा लगा देंगे। तो काका कालेलकर तो ये भी कहते हैं कि ये जो समिति थी, हिंदी साहित्य सम्मेलन ने जो समिति बनाई थी, जो सुझाव उन्होंने दिया था इस तरह का, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं, वो सुझाव इस समिति ने भी दिया था। हालांकि एक भी सुझाव मान्य नहीं किए गए थे, लेकिन कई बार एग्जाम पूछ लेता है कि आगे समिति के द्वारा। और इसके बाद अगर हम बात करें तो 1947 में, देखिए 1947 में उत्तर प्रदेश में आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा, आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा एक समिति बनाई गई। तो लिखिए 1947 में, 1947 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में, आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया, एक समिति का गठन किया गया। और आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में, अध्यक्ष इसका मतलब ये हुआ कि जो समिति बनाई गई थी उसके अध्यक्ष कौन थे, उसके अध्यक्ष थे आचार्य नरेंद्र देव। तो आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। और ये समिति गठन किस लिए हुई, लिपि सुधार के लिए। अच्छा, इसने भी बहुत सारे सुझाव दिए, लेकिन वो एक सुझाव जो आज भी मान्य है, जो एग्जाम में पूछा जाता है। एग्जाम में सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कौन समिति कब बनाई गई, तो कब बनाई गई 1947 में, और उसके अध्यक्ष कौन थे, आचार्य नरेंद्र देव। तो इन्होंने जो सुझाव दिया इस समिति ने, यानी आचार्य नरेंद्र देव जिसके अध्यक्ष थे, उस समिति का एक सुझाव बहुत महत्वपूर्ण था जो मान्य। इन्होंने ये कहा कि लोगों को भ्रम होता है ख को पढ़ने में। ख को पढ़ने से मतलब पहले ख ऐसे लिखा जाता था, हाँ या ना, आपने देखा होगा। तो अगर मान लीजिए मैंने लिखा खाना, पहले तो ऐसे लिखा जाता था, लेकिन हो सकता है इसको खाना ना पढ़ के रवाना पढ़ा जाए, ये भी तो संभावना बन सकती है। तो इन्होंने ये कहा कि जो खा है ना, इसको मिलाकर लिखते हैं। अब हम कैसे लिखते हैं, इस तरीके से। तो इनका ये सुझाव बहुत महत्वपूर्ण था। और भी बहुत सारे सुझाव थे, लेकिन ये मान्य था और एग्जाम में भी पूछ लेता है। तो लिखिए लिखिए आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्ष समिति ने, आचार्य नरेंद्र देव की समिति ने सुझाव दिया, सुझाव दिया कि ख को, ख वर्ण को, ख वर्ण को नीचे से अर्थात यहां से, नीचे से मिलाकर लिखा जाए, नीचे से मिलाकर लिखा जाए। नीचे से लिखा, लिख लिया। चलिए, एक समिति का नाम और आता है, उसे और लिख लीजिएगा। 1953 में, 1953, चलिए 1953 में डॉक्टर राधा कृष्णन की अध्यक्षता में, डॉक्टर राधा कृष्णन, राधा डॉक्टर राधा कृष्णन की अध्यक्षता में लखनऊ में, लखनऊ में एक परिषद की बैठक हुई, लखनऊ में एक परिषद की बैठक हुई। एक परिषद की बैठक हुई, उसके द्वारा दिए गए सुझावों को, उसके द्वारा दिए गए सुझावों को 90% स्वभावों को, 90% सुझावों को, 90% सुझावों को अमान्य कर दिया गया।
अमान्य कर दिया गया। यानी इस समिति ने जो सुझाव दिए थे राधा कृष्णन में, वो जन सामान्य के अनुसार अनुरूप ठीक नहीं थे, इसीलिए वो 90% सुझाव कैसे कर दिए गए, अमान्य कर दिए गए। तो मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए किसी भी एग्जाम में कि किस समिति के सुधार के 90% लगभग, बहुत बड़ी बात हो गई, अमान्य की गई, तो वो कौन सी समिति थी, डॉक्टर राधा कृष्णन की। इतनी सी बात समझ में आई। तो एक बार रिकैप कर लेते हैं कि आज क्या क्या पढ़ लिया। आज जो हमारी बात हुई, यानी कल जो हमने बात की थी, वो हमारी बात थी आधुनिक उपभाषाओं की, आधुनिक भारतीय उपभाषाओं की, इसके अलावा लिपि की। तो लिपि क्या होती है कि किसी भी भाषा के जो लिखित संकेत हैं उसी को क्या कहा जाता है, उसी को लिपि कहा जाता है, लिखित संकेत। और इसके परिप्रेक्ष्य में हमने एक डेफिनेशन ली, और डेफिनेशन किसकी ली, कामता प्रसाद गुरु की। तो कामता प्रसाद गुरु ने कहा, क्या कहा कि लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के जो चिन्ह मान लिए जाते हैं, यानी हमारी जो भी मूल ध्वनि है उनके जो चिन्ह हमने मान लिए गए, उन्हीं चिन्हों को हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। हो सकता है एग्जामिनर आपसे सीधे डेफिनेशन ना पूछ के ये भी पूछ ले कि लिखित भाषा के मूल जो मूल ध्वनियां उनके चिन्हों को वर्ण किसने कहा, या कौन किसके अनुसार ये बात कही गई कि जो मूल ध्वनियां हैं उसके जो चिन्ह माने गए उन्हें वर्ण कहते हैं। ऐसा किसने कहा, तो ऐसा किसने कहा, कामता प्रसाद गुरु ने। वर्ण कहलाते हैं, और वे जिस रूप में लिखे जाते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। इसके बाद हमने बात की कि हमें भारत में कितनी लिपियां प्राप्त होती हैं, प्राचीन भारत में। तो भारत में हमें 3 लिपियां प्राप्त होती हैं, 3 प्रकार की लिपियां होती हैं। सबसे पुरानी लिपि सिंधु घाटी की लिपि होती है, उसके बाद खरोष्टी लिपि, और उसके बाद ब्राह्मी लिपि। तो हमारे, क्योंकि हम हिंदी पढ़ रहे हैं और हिंदी हमारी कहाँ से आई है, देवनागरी लिपि, जो कि कहीं ना कहीं ब्राह्मी से है। तो हमारा मेन टारगेट क्या था, ब्राह्मी लिपि को समझना। तो ब्राह्मी लिपि के बारे में हमने सोचा कि पहले सबसे समझा कि ब्राह्मी लिपि कहाँ से विकसित हुई, इसके लिए विद्वानों के क्या मत रहे। सबसे महत्वपूर्ण मत है डॉक्टर बुलर का। डॉक्टर बुलर ने कहा कि भारतीयों ने एक सामी लिपि थी, तो सामी लिपि के आधार पर 500 ईसा पूर्व एक लिपि का निर्माण किया, वही लिपि क्या कहलाई, ब्राह्मी लिपि कहलाई। एक वनडे टेस्ट में पूछा गया था कि डॉक्टर बुलर के अनुसार ब्राह्मी लिपि में वर्णों की संख्या कितनी है, तो कितनी है, 41, 41 वर्ण है, जिसमें 9 स्वर थे और 32 व्यंजन वर्ण थे। इसके बाद हमने नेक्स्ट बात की कनिंगम की। कनिंगम ने कहा था कि आर्यों ने एक कोई प्राचीन चित्रलिपि थी, किसी प्राचीन चित्रलिपि के आधार पर ब्राह्मी लिपि का विकास किया या ब्राह्मी लिपि बनाई। एडवर्ड थॉमस ने कहा कि ब्राह्मी लिपि द्रविड़ों के द्वारा उसका निर्माण किया गया। आगे हमने बात की कि जो ब्राह्मी लिपि है उसका विकास यानी वो कैसे कैसे डेवलप हुई। तो ब्राह्मी लिपि सबसे पहले 2 भागों में बटी, एक दक्षिणी और दूसरा उत्तरी। तो हो सकता है आपको मिल जाए दक्षिणी ब्राह्मी, उत्तरी ब्राह्मी, और हो सकता है एक शब्द और मिल जाए कि दक्षिणी शैली और उत्तरी शैली। दक्षिणी शैली से जो आपके द्रविड़ परिवारों की भाषा यानी कि तमिल, कन्नड़, तेलुगु, वो जिसमें लिखी जाती है वो किससे आई, हमारी दक्षिणी ब्राह्मी से। उत्तरी ब्राह्मी कालांतर में गुप्त लिपि में, गुप्त लिपि के बाद सिद्ध मातृका या कुटिल लिपि में, कहीं कहीं कुटिला लिपि भी शब्द मिलता है। और सिद्ध मातृका कुटिल लिपि 2 भागों में बटी, देवनागरी या नागरी लिपि और शारदा लिपि में। देवनागरी लिपि की फिर कालांतर में समय के अनुसार 2 भाग बटे, पश्चिमी शाखा और पूर्वी शाखा। पश्चिमी शाखा में हमारी जो वर्तमान में हम देवनागरी लिखते हैं वो देवनागरी, राजस्थानी, गुजराती, महाजनी और कैंथी ये लिपियां लिखी जाती हैं। पूर्वी शाखा में बांग्ला, असमिया, उड़िया लिखी जाती हैं। शारदा लिपि जो कि सिद्ध मात्र के कुटला लिपि का ही दूसरा भाग था, उसमें गुरमुखी, कश्मीरी, लहंदा और टाकरी ये लिपियां लिखी जाती हैं। इसके बाद हमने बात की कि जो ब्राह्मी देवनागरी लिपि है उसके सुधार के लिए, ऐसा तो नहीं कि जो जैसे हमें वर्तमान में मिली है वैसी रही होगी, इसमें बहुत सारे चेंजिंग किए गए होंगे। तो सबसे पहले जो सुधार किया वो महादेव गोविंद रनाडे ने महाराष्ट्र में एक समिति का निर्माण किया, उससे सुधार सबसे पहला प्रयास था, हालांकि ऐसा कोई भी प्रयास वर्तमान में मान्य नहीं है। उसके बाद लोकमान्य तिलक ने 1904 से लेकर के 1924 तक लगभग 20 सालों तक प्रयास किया, और उन 20 सालों के बाद उन्होंने 190 फॉन्ट बनाए। उन फॉन्टों को तिलक फॉन्ट कहा जाता है। एग्जाम में कई बार पूछ लेता है कि लोकमान्य तिलक के फॉन्ट को क्या कहा जाता है, तो तिलक फॉन्ट कहा जाता है। इसके बाद हमने पाया कि और जो समितियां बनी उन्होंने क्या क्या सुधार किए। तो सबसे पहले व्यक्तिगत स्तर पर भी सुधार आए, यानी महात्मा गांधी, विनोबा भावे, काका कालेलकर। तो काका कालेलकर ने सबसे पहला सुझाव ये दिया, उन्होंने क्या कहा, काका कालेलकर ने उन्होंने कहा कि हमें केवल छोटे आ को लिखने की आवश्यकता है और किसी अक्षर को लिखने की आवश्यकता नहीं, किसी भी स्वर वर्ण को। हमें क्या करना है कि मान लीजिए हमने छोटा आ लिख लिया, अब हमको छोटी ई का उच्चारण करना है, तो छोटे आ पर ही क्या बना लेनी है, छोटी की मात्रा, और बड़ी की मात्रा, यानी
आ वर्ण को छोड़ करके बाकी सारे स्वरों को हटा देना चाहिए और उनकी मात्राओं को आ पर ही इंगित कर देना चाहिए। बाबू श्याम सुंदर, हालांकि ये सुझाव हमारा आज मान्य नहीं है, हम देख रहे हैं कि आज भी हम 11 स्वर लिखते हैं। ये सुझाव हमारा मान्य है और सबसे इंपॉर्टेंट सुझाव है। पिछली बार शायद यूपीएसआई में भी पूछा गया था और भी वनडे टेस्ट में कई बार पूछा गया है कि जो अनुनासिक वर्ण है यानी जो स्पर्श व्यंजन का 5वां वर्ण है उसको अनुस्वार से इंगित करने का सुझाव किसने दिया? तो बाबू श्याम सुंदर दास ने कहा था कि जो पंचम वर्ण है उसको अनुस्वार से इंगित करना चाहिए। अनुस्वार यानी कि पर जो हम बिंदी लगाते हैं, जैसे मान लीजिए अंक ऐसे लिखा जाता है लेकिन अंक को इस तरीके से लिख देना चाहिए। नेक्स्ट हमने बात की जो श्रीनिवास दास थे, उन्होंने सुझाव दिए। उनके सुझाव जो थे, तो उन्होंने पहला सुझाव ये भी मान्य नहीं था, उन्होंने अंग्रेजी रोमन पद्धति के आधार पर सुझाव दिया। उन्होंने क्या कहा कि जितने भी अल्प प्राण वर्ण हैं वो तो हमें भाषा में होने चाहिए लेकिन महाप्राण नहीं होने चाहिए। जैसे अंग्रेजी में क्या होता है, अंग्रेजी में हम के लिखते हैं, अल्प प्राण लिखते हैं तो के लिखते हैं और जब खा लिखना होता है तो एच लगा देते हैं। ठीक इसी तरीके से हमें हिंदी में भी क्या करना है, अल्प प्राण लिखने हैं और महाप्राण बनाने के लिए अल्प प्राण के नीचे कोई भी एक विशेष चिन्ह लगा देना चाहिए। हाँ, साहित्य एक समिति बनी, हिंदी साहित्य सम्मेलन, उसने 5 अक्टूबर 1941 को इस समिति का गठन किया गया। चलो करो जल्दी। अब सुने, हिंदी साहित्य सम्मेलन के द्वारा एक समिति बनाई गई और समिति कब बनी? 1941 में। उसने 3 महत्वपूर्ण सुझाव दिए और तीनों इंपोर्टेंट थे, हालांकि माने नहीं गए। उनने पहली बात क्या कही कि जो हम व्यंजन वर्ण लिखते हैं उन पर स्वर की मात्रा लगाते हैं, तो हमने जैसे का पर बड़ी की मात्रा लगानी तो उसके पास लगा देते हैं। तो उन्होंने पहली बात कही कि व्यंजन को अलग लिखा जाए और मात्रा को थोड़ा सा दूर लिखा जाए। यानी अगर हमें लिखना है खा और इस पर लगानी है हमें मान लीजिए ए की मात्रा, तो मात्रा हम यहां लगाएं। ऐसा पहला सुझाव था। दूसरा सुझाव क्या था कि जो छोटी और बड़ी की मात्रा हम एक आगे से और एक पीछे से लगाते हैं। उन्होंने कहा ऐसे लगाने की जरूरत नहीं है, दोनों को एक ही तरफ से लगाते हैं, बाद में लगाते हैं, लेकिन छोटी की मात्रा को थोड़ा सा अंदर की तरफ घुमा देते हैं और बड़ी की मात्रा को थोड़ा सा बाहर की तरफ घुमा देते हैं। तीसरी बात उन्होंने कही कि जो संयुक्त व्यंजन है उसको इस तरीके से जोड़कर लिखने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि संयुक्त व्यंजन जो पहला अक्षर है उसे पहले ही लिखें। यानी जैसे प्रेम को हम इस तरीके से लिखते हैं, इस तरीके से ना लिख के हमें कैसे लिखना चाहिए, ऐसे लिखना चाहिए, क्योंकि पा आधा है तो पूर्णतः पा आधा दिखे और रा पूरा है तो रा दिखे। अगले सुझाव की बात की, उत्तर प्रदेश सरकार में क्या किया, उत्तर प्रदेश सरकार ने 1947 में एक समिति बनाई। उस समिति के अध्यक्ष थे आचार्य नरेंद्र देव। इन्होंने कई सुझाव दिए पर एक सुझाव मान्य है और वही एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। एग्जाम में पूछा जाता है कि खा को मिलाकर लिखने का सुझाव किसने दिया? तो आचार्य नरेंद्र देव ने कहा था कि जो खा पहले इस तरीके से लिखा जाता था, आपने देखा होगा अलग अलग, इसको ऐसे ना लिखकर, क्योंकि जैसे मान लीजिए हमने लिखा खाना और इसको तो हम रवाना भी पढ़ सकते हैं भाई, क्योंकि रा और वा भी नजर आ रहा है। तो इन्होंने कहा कि खा को नीचे से मिलाकर लिखा जाए, इस तरीके से लिखना चाहिए और ये महत्वपूर्ण सुझाव था, एग्जाम में मान्य भी की, मतलब आयोग ने माना भी। इसके अलावा राधा कृष्णन ने 1953 में एक बैठक हुई थी लखनऊ में, उन्होंने जितने भी सुझाव दिए लगभग 90% सुझावों को नहीं माना गया, तो इसीलिए उनके सुझावों को बहुत ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बस एक नाम और लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, वनडे टेस्ट में भी कई बार पूछा गया है। एक लास्ट पॉइंट लिख लीजिए, डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी। डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी, हालांकि इनके सुझाव को भी माना नहीं गया था, लेकिन पिछली बार यूपीएसआई में भी पूछा गया था कि डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी ने, आप लोग नोट कर लीजिए, डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी ने हिंदी को रोमन लिपि में लिखने का सुझाव दिया। रोमन लिपि में लिखने का सुझाव दिया। डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी ने हिंदी को रोमन लिपि में लिखने का सुझाव दिया। चलिए चलिए, आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।